एक व्यक्ति शाम के समय अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची को लेकर बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल से अपने घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, अचानक कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे लोग उस पर हमला ही नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल की तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर ज़िले का एक थाना पड़ता है सिवली। सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है केसरी निवादा। बात कर रहा हूं मैं 5 सितंबर 2023 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी केसरी निवादा से एक व्यक्ति रोते बिलखते हुए पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। रमन, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और वो उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए हैं। आप लोग कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रमन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इधर रमन जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है तो उनके सामने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम है सरिता। सरिता, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी गहलो गांव की रहने वाली है। दरअसल शाम के समय जब मैं अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने साथ घर के लिए रवाना हुआ और जैसे ही इस गांव के नहर किनारे से जा रहा था, 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला ही नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ चले गए। रमन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाती है और सरिता की हर जगहों पर तलाश करती है। इधर पुलिस अभी सरिता की तलाश कर ही रही होती है कि तभी रमन इस बात की जानकारी अपने ससुर कमलेश पाल को दे देता है। कमलेश पाल भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और रात भी काफ़ी हो जाती है। काफ़ी रात हो जाने की वजह से पुलिस अब रमन और उसके ससुर कमलेश पाल को अपने साथ लेकर थाने में पहुंच जाती है। इधर दोनों जब थाने में पहुंचते हैं तो कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा दामाद सब कुछ झूठ बोल रहा है। दरअसल रमन ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब कर दिया है, क्योंकि रमन मेरी बच्ची के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करता था। कमलेश जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसे सुनकर रमन तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते भी लगते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने सरिता को कहीं गायब नहीं किया है। दरअसल वो 3 लोग थे और मेरे ऊपर हमला करके सरिता को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में लेकर चले गए हैं। रमन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस रमन और कमलेश दोनों को जवाब देते हुए कहती है कि कल हम फिर चलकर उस जंगल में सरिता की तलाश करेंगे। अगली सुबह पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से उस जंगल में जाती है और जाकर सरिता की तलाश करती है। तब कहीं जाकर सरिता पुलिस वालों को मिलती है। दरअसल सरिता की हत्या कर दिया गया था। पुलिस जब सरिता की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले पर उसी की चुन्नी लपेटी गई थी, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सरिता की उसी की चुन्नी से हत्या कर दिया गया है। इधर कमलेश और उसका दामाद रमन जब सरिता की डेड बॉडी को देखते हैं तो चीख चीख कर रोना धोना शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले सरिता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रमन की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही एक दिन का समय गुजर जाता है, इधर कमलेश पाल पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे ही दामाद रमन ने ही किया है। कमलेश जब इतने भरोसे से पुलिस वालों को कहता है
तो पुलिस रमन से फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। रमन पुलिस वालों को इस बार भी वही कहानी सुनाता है, लेकिन इस बार पुलिस अब रमन के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर रमन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सरिता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन रमन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। सरिता, जिसके पिता का नाम है कमलेश पाल, माँ का नाम है शर्मिला देवी। कमलेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटी। बड़ी बेटी की शादी कर चुका है, दूसरा बेटा है लखन और सबसे छोटी बेटी है सरिता। कमलेश, जो कि खेती किसानी का काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सरिता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, कमलेश पाल अपनी बच्ची की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार कमलेश पाल की ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और उसे रमन मिल जाता है। रमन, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनौपुर गांव का रहने वाला है। रमन के पिता का नाम है रामपाल, माँ का नाम है उमापाल। रामपाल के टोटल 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन। अमन, जिसकी शादी हो चुकी है। अमन अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में रहता है। रमन, जो कि बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है और फिर अपने इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में सफाई कर्मी की नौकरी करने लगता है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम भी करता है। इधर कमलेश पाल को रमन जैसे ही पसंद आ जाता है, 17 फरवरी 2018 को अपनी बेटी की शादी रमन से कर देता है। सरिता जब शादी करके अपनी ससुराल में जाती है, कुछ दिन का जैसे ही समय गुजरता है, सरिता की सास उसको परेशान करना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी सास दहेज को लेकर उसे परेशान करती है, क्योंकि सरिता जब शादी करके अपनी ससुराल में जाती है तो अपने साथ में कुछ भी दहेज लेकर नहीं जाती है और इसी बात को लेकर उसकी सास जब उसको परेशान करना शुरू करती है तो सरिता इस बारे में अपने पति रमन से शिकायत करती है। तो रमन भी अपनी पत्नी की सुनने के बजाय अपनी माँ की बात सुनता है। सरिता जब भी अपने पति से शिकायत करती है तो रमन उसकी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई भी करने लगता है, जिससे सरिता को लगता है कि उसकी शादी गलत जगह और गलत व्यक्ति से हो गई है। जब उसकी सास बार बार उसके ऊपर दबाव डालना शुरू करती है कि तुम अपने मायके से जाकर दहेज लेकर आओ, तो इस पर सरिता अपनी सास को साफ साफ जवाब देती है कि अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम लोग दहेज के इतने लालची हो तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। सरिता जैसे ही इस तरह का जवाब देती है, रमन सरिता की और भी बुरी तरीके से पिटाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता इस बारे में अपने माता पिता से कुछ नहीं बताती है, बल्कि अपने पति के साथ वैसे ही समय गुजारना शुरू कर देती है। जैसे ही लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है, सरिता को एक बच्ची भी हो जाती है, लेकिन बच्ची जैसे ही इस दुनिया में आ जाती है, इस वजह से उसकी सास और ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसकी सास एक पोते का इंतजार कर रही थी। बच्ची जैसे ही इस दुनिया में आ जाती है, उसकी सास और उसका पति दोनों मिलकर सरिता को और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। आए दिन जब हर रोज़ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, एक दिन रमन का पिता रामपाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रमन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रमन अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है, क्योंकि रमन इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि जिससे अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। रमन जब परेशानियों से गुजरने लगता है तो शराब का सहारा ले लेता है। शराब पीता ही नहीं है, बल्कि काफ़ी सारा कर्ज भी ले लेता है। रमन ये सारा कर्ज अपने ही दोस्त रंजीत पाल से ले लेता है। रंजीत, जो रमन के बचपन का दोस्त है। एक दिन रमन का दोस्त रंजीत जब उसके घर पर जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। रंजीत अब सरिता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पर जाना शुरू कर देता है। रंजीत को ये मालूम चल जाता है कि रमन शराब का आदी हो चुका है। अक्सर जब शाम के समय उसके घर पर जाता है तो अपने साथ शराब की एक बोतल भी लेकर जाता है और फिर रमन के ही घर के अंदर दोनों एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। हर बार रंजीत एक मौके की तलाश करता है। जैसे ही रंजीत को एक दिन मौका मिल जाता है, जाकर सरिता से अपने दिल की बात कहता है। लेकिन रंजीत जैसे ही सरिता से अपने दिल की बात कहता है, इस पर सरिता
काफ़ी भड़क जाती है। सरिता अब रंजीत की शिकायत अपने पति से ही नहीं करती है, बल्कि उसका अपने घर आने जाने से रोक भी लगा देती है। लेकिन जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपने दोस्त को समझाने के बजाय अपनी पत्नी से कहता है कि रंजीत जो चाहता है तुम उसके साथ कर लो, क्योंकि रमन रंजीत के कर्ज से इस प्रकार से डूब चुका था कि वो चाह कर भी रंजीत को मना नहीं कर पाता है। इधर रंजीत जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सरिता जब उसकी बात नहीं मानती है, एक दिन रंजीत अपने दोस्त वीरपाल से मुलाकात करता है और वीरपाल से सरिता के बारे में बताता है। कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर एक बार सरिता से मिलना चाहता हूँ। वीरपाल भी रंजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन रंजीत वीरपाल को लेकर अपने साथ में शराब की बोतल खरीदकर रमन के घर पर पहुंच जाता है। तीनों एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। रंजीत और उसका दोस्त मिलकर रमन को काफ़ी मात्रा में शराब पिला देते हैं। रमन जैसे ही काफ़ी नशे में आ जाता है, उसके बाद रंजीत और उसका दोस्त वीरपाल सरिता के कमरे में प्रवेश करते हैं और दोनों सरिता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सरिता कमरे से कैसे भी भागकर किचन में चली जाती है और किचन से एक तेज़ धारदार चाकू निकालती है और दोनों की तरफ दिखाते हुए धमकी देती है। कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो या तो मैं अपने आप को मार लूँगी या फिर तुम दोनों को ही जान से मार दूँगी। दोनों ही जब सरिता का इस कदर से गुस्से वाला रूप देखते हैं, डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब सरिता इस बारे में अपने पति से कहती है तो रमन इसके बावजूद भी अपने दोस्तों पर कोई एक्शन नहीं लेता है। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन होता है। सरिता अपने पति से मायके जाने के लिए कहती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन रमन अपनी पत्नी को उसके मायके जाने से साफ इनकार कर देता है। सरिता जब जिद करने लगती है तो रमन उसकी पिटाई भी कर देता है, लेकिन सरिता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती है और अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके में चली जाती है। लेकिन सरिता जब इस बार अपने मायके में जाती है तो रंजीत और उसके दोस्तों की सारी हरकतों के बारे में अपने माता पिता और अपने भाई को बता देती है। सरिता जैसे ही अपने मायके में पहुंचती है, उसके थोड़ी ही देर के बाद रंजीत भी अपनी ससुराल में पहुंच जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। लेकिन रमन जब अपनी ससुराल में पहुंचता है तो सरिता के माता पिता और उसका भाई रमन को काफ़ी बेइज्जत करते हैं और उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। इधर रमन जब काफ़ी बेइज्जत होकर अपने घर पर जाता है, उसी दिन ही सरिता को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। रमन अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जाकर अपने दोस्त रंजीत से मुलाकात करता है और सरिता को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है। इधर रंजीत को जब मालूम चलता है कि रमन खुद ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाना चाहता है तो रंजीत भी रमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमन और रंजीत अब सरिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। इस षड्यंत्र में रंजीत अपने दोस्त वीरपाल और अपने ही गांव के एक लड़के सौरव को भी शामिल कर लेता है। रमन रंजीत से कहता है कि मैं 5 सितंबर 2023 को अपनी ससुराल में जाऊंगा और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आऊंगा। तब तक तुम तीनों केसरी निवादा गांव के नहर किनारे जाकर छुप जाना। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचूंगा, सरिता की हत्या कर देंगे। इसी प्लान के तहत रमन 5 सितंबर 2023 को अपनी ससुराल में चला जाता है। शाम के समय जब अपनी ससुराल में पहुंचता है, उससे पहले ही उसके तीनों दोस्त जाकर नहर किनारे छुप जाते हैं। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास रमन जब अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को बाइक पर लेकर केसरी निवादा नहर किनारे पहुंचता है तो वहां जाकर बाइक रोक देता है और वहीं पर अपने तीनों दोस्तों को भी बुला लेता है और सरिता को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में लेकर चला जाता है। जंगल में ले जाने के बाद तीनों सरिता की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते हैं, बल्कि उसी की चुन्नी लेकर उसके गले में फंसाकर जोर से खींच देते हैं और तब तक जोर से खींचते हैं जब तक सरिता की मौत नहीं हो जाती है। सरिता जैसे इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है, उसके बाद रमन अपने तीनों दोस्तों को उनके घर पर भेज देता है। अपनी बाइक के पास जाता है और एक ब्लेड लेकर अपने हाथों पर चला देता है, जिसकी वजह से रमन के हाथों से खून बहने लगता है। उसके थोड़ी देर के बाद रमन चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद रमन खुद पुलिस वालों के पास फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है।
वाकई में रमन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रमन की ही तहरीर पर उसके तीनों दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और इन सभी आरोपियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।